नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों ऐसे नाम मिलेंगे आपको जो इस मुल्क को बनाने में अक़लियती तबके के मुसलमान जिन्होंने अपनी शहादत पेश की है, अपने खून से इस जमीन को सींचा है। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद आज अगर सवाल इस बात को लेकर पैदा हो जाए कि ये एक हैं, कोई और नहीं, इन्हें कोई और समझने की गलती ना करें, ये एक ही हैं, सवाल तो इस बात का पैदा होता है कि आखिर ऐसा कहने की नौबत ही क्यों आ गई। अगर कोई यह कहता है कि किसी भी एक जमात या समुदाय या कौम को डरने की जरूरत नहीं है, या किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि उसका धर्म या उसकी सोच या उसका पंथ खतरे में है, तो सवाल फिर उठता है कि आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्यों पेश आई। अगर आप गौर करें तो इसके कई जवाब मिलेंगे। इस मुल्क ने आज अगर इस मुल्क का दिफाई निजाम बहुत मजबूत है तो क्या कोई उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भूल सकता है? जब सरहद पर जंग की बात आती है तो क्या कोई अशफाकुल्लाह चौधरी का नाम भूल सकता है? सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसे मौजू पर बातचीत हो ही क्यों रही है, जो एक सिंपल सा छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि चंद लोग इकट्ठा होते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, किसी को मारते हैं, अपने गुस्से का शिकार बनाते हैं। पुलिस है उसके लिए पुलिस है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए पूरा निजाम है। सवाल इस बात को लेकर है कि उसे एग्जाम्पल देकर उसकी हौसला अफजाई कौन करता है, उसे जाके माले कौन पहनाता है, कौन उसे जाकर हार पहनाता है। सवाल इस बात को लेकर है। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है एक रोज कबल, आरएसएस के चीफ हैं, उनके बयान का एक एक लफ्ज बहुत उसकी सताइश हो रही है, काबिल एहतराम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आप अब ऐसा कह क्यों रहे हैं? ऑपोजिशन जो उनके इस राय से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर करते हैं कि आखिर अब आप ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या आपने अपने लोगों में इस मैसेज को फैला दिया है, बता दिया है? सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। तो आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे तक के लिए हम बात करेंगे लिंचिंग, भागवत और हिंदुस्तान की। हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि इस खास मौजू पर हमारे साथ कई तो नहीं बोलूंगा, चुनिंदा कुछ लोगों को हमने बुलाया है ताकि वो उस पर अपनी खास बातें और अपने खास नजरिए पर इस पर तबसरा करें। हमारे साथ होंगे कलीमुल हफीज जो MIM दिल्ली के सदर, हमारे साथ होंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी, अक्सर हमारे साथ मुबाहिसे में इस चैनल पर आते हैं, आपने उनको सुना है, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। हमारे साथ होंगे तहसीन पुनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनाना चाहते हैं भागवत जो है, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ है, सर संचालक हैं, उनका बयान सुनाते हैं कि उन्होंने एक प्रोग्राम में गाजियाबाद में बयान क्या दिया है और किस बात को लेकर उनकी सताइश भी की जा रही है और यह पूछा भी जा रहा है कि आखिर ऐसा कहने की जरूरत पेश आ ही क्यों गई है। बयान सुनते हैं मोहन भागवत जी का। एकता प्रेम से होती है, एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। एकता की आधार भूमि अपनी मातृभूमि, अपनी ये परंपरा संस्कृति और हमारे समान पूर्वज, उनका गौरव। बाकी हमारे यहाँ सब स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बदलना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए।
हिंदुस्तान पे किसी एक का वर्चस्व नहीं हो सकता और गाय जो एक जानवर है वो पूजनीय है, वो एहतराम के लायक है। अगर कोई इसके नाम पर किसी की लिंचिंग करता है तो वो बहुत गलत काम करता है, वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो आताताई है। और ऐसा कोई भी करता है, अगर लिंचिंग करता है या लिंचिंग में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मोहन भागवत जी ने यह बात कही है, लोग इसकी सताइश कर रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहूंगा नवाब मलिक साहब का, जो महाराष्ट्र की सरकार में वजीर हैं, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा है कि जो मोहन भागवत जी ने डीएनए की बात की है उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आपको सुनाना चाहता हूं। मोहन भागवत जी का ये बयान कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी लोगों का डीएनए एक है। हम तो उससे आगे जाके बोलते हैं कि दुनिया में जितना भी मनुष्य जाति है सबकी डीएनए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबका एक है। इंसान इंसान में भेद करना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर भेद निर्माण करने में हम विश्वास नहीं रखते। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन संघ परिवार हमेशा से वर्ण और हमारे साथ अब तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तहसीन पूनावाला हैं और हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी साहब भी हैं और कलीमुल हफीज़ भी हैं। लेकिन आप लोगों के पास जाने से पहले एक और बयान बहुत अहम है। मुफ्ती मुकर्रम ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है, वो आपको सुनाते हैं। और साथ ही साथ नवाब मलिक के बाद नाना पटोले। तो मुफ्ती मुकर्रम ने क्या कहा है, नाना पटोले ने क्या, दो छोटे छोटे बयान है, इसको सुनिए, फिर अपने मेहमान के पास जाते हैं। से बताता हूं कि देर आए सुधार आए। मोहन भागवत जी, कांग्रेस की भूमिका पहले से ही स्पष्ट थी कि हिंदुस्तान का हर इंसान का डीएनए एक ही है, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो। और सर्वधर्म समभाव की भूमिका लेकर कांग्रेस ने इस देश में देश को संभाल कर देश को आगे बढ़ाया। भागवत जी का ऐसा ही बयान पहले भी आ चुका है, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि लिंचिंग बंद नहीं हो रही। आज इशू यह है कि हम सब लोगों को मिलके मॉब लिंचिंग को और जो धर्म स्थानों पर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको निंदा करने की ज़रूरत है। भागवत जी ने जो कहा है वो अलग बात है कि भाई कोई भी हिंदुत्व या कोई भी सच्चा हिंदू ये नहीं कह सकता मुसलमानों को, ये अलग बात है। लेकिन वो लोग कौन हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं, वो लोग कौन है जो मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, मस्जिदों के मीनार तोड़ रहे हैं और कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं बीफ के नाम पर और सीधे साधे लोगों को अटैक कर रहे हैं। तो हमें ऐसे काम को करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा कानून का राज बने। और अब हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, तर्जुमान बीजेपी, और तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुभेंदु जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु जी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान को देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये वक्त कैसा है? शुभेंदु जी। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके परम पूजनीय संघ चालक मोहन भागवत जी ने ये बात कही, मैं उससे 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इस पूरे, मेरे बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन का 1 मिनट का समय है, केवल लूंगा कि इस पूरे भारत में वो सभी भाई बहन हैं, भाई हैं जो इस भारत माता को अपनी माता समझते हैं। यदि वो भारत माता को अपनी मां समझते हैं, भारत को अपना देश समझते हैं, वो चाहे किसी राज्य में रहता हो, किसी राष्ट्र में रहता हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो सब भाई है। इसलिए सबका साथ और सबका विकास की बात को लेकर हमने इस पूरे मुहिम को चलाया था। पर कुछ लोगों की राजनीति खराब होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये हिंदू मुसलमान कह के उनके वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो हमारे परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही, एक मुस्लिम मंच है हमारा, और उस मुस्लिम मंच में हजारों राष्ट्रवादी मुस्लिम आते हैं और उनका एक किताब का एक अनावरण कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने ये बात बोली और सब चीजें बिल्कुल ठीक बोली। लिंचिंग के नाम पर कोई हिंदू किसी मुसलमान के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, और ऐसे ही किसी धर्म के नाम पर कोई मस्जिद नहीं तोड़ सकता और कोई मस्जिद में कोई मुसलमान निकल के किसी का मंदिर भी नहीं तोड़ सकता।
जिस तरह राम जन्मभूमि का मसला तय हुआ, आपस में सौहार्द भाव से तय हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबने कहा अच्छा हम यहां कर लेंगे, आप यहां मंदिर बनाओ। पूरे राष्ट्र ने देखा है भारत एक अलग तरीके से चल रहा है। और हमारा आज इस चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यदि भारत को विकसित देखना चाहते हो, अपने देश को आगे ले जाना चाहते हो सकता है कि उस समय पर आपकी व्यक्तिगत राजनीति थोड़ी छोटी हो जाए। ओबीसी साहब ने जैसे स्टेटमेंट देते हैं, उस तरीके के स्टेटमेंट हो सकता है कि उनकी राजनीति खराब हो जाए, कम हो जाए, पर यदि देश बढ़ेगा तो सब लोग बढ़ेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कितने हजारों लाखों मुसलमान लोग हैं। मैं खुद प्रवक्ता हूं, कितने मुसलमान भाई ठीक है जी, प्रवक्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबका रिएक्शन मुझे लेना है। आपने 1 मिनट मांगा तो मैंने आपको 2.5 मिनट दिया। तहसीन पूनावाला, योर रिएक्शन। सबसे पहले तो मोहन भागवत को थोड़ा साइंस सीखना चाहिए। मैं उनकी बात थोड़ी सी ठीक है कि भारत में सबका डीएनए ठीक है, लेकिन सिर्फ भारत नहीं, हम सबके अंदर डेनिसोवियन डीएनए, और डेनिसोवियन डीएनए जो यूरेशिया से लेके यूरोप, यूरोप से लेके यूरेशिया, यूरेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं। तो हम सब में रशिया से लेके यूरोप, यूरोप से लेके एशिया, एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया में एक डीएनए है। तो पहली बात तो सिर्फ भारत नहीं, इस सब में, इसमें पाकिस्तान भी आता है, चीन भी आता है, वगैरह बांग्लादेश भी आता है, वो सब मुल्क भी आते। तो हम जो जिस चीज के बारे में ज्यादा साइंटिफिक नहीं पता उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। पर ठीक है, उन्होंने बोला, एक हद से ठीक बोला कि सब में एक डीएनए का सैंपल है। भारत में 13% डेनिसोवियन डीएनए हर इंसान में, आप में, मुझ में, सब। अब हम लेकिन ये बाकी मुल्कों में। अब हम आगे की बात, अगर मोहन भागवत जी सीरियस है जिस चीज को लेकर, उस स्टेटमेंट का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं गया था, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मॉब लिंचिंग जी। उस केस में मैंने किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं की। मैंने कहा मॉब लिंचिंग गलत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आदमी हो, औरत हो या ट्रांसजेंडर, मॉब लिंचिंग गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस को सुनकर ये आदेश दिया मौजूदा हुकूमत को, मोदी जी की हुकूमत को, कि जल्द से जल्द मासूका नाम का कानून, जिसका मैंने ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में, एक कानून बनाया जाए ताकि मॉब लिंचिंग बंद हो। और रिटन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मॉब लिंचिंग के लिए कानून नहीं है हमारे देश में। हालांकि मौजूदा हुकूमत कहती है जो नॉर्मल कानून है उससे हो जाएगा काम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इसके बावजूद मोदी जी ने कानून नहीं बनाया। इसके अलावा जिन सूबों में विपक्ष की हुकूमतें हैं, उन्होंने कानून बनाया, लेकिन जो हमारे माननीय राष्ट्रपति के उन कानूनों पर अब तक साइन नहीं किया और उसे लॉ नहीं बनाया। तो सवाल यह है, अगर भागवत जी सीरियस है तो मोदी जी को आदेश दे कि मासूका कानून जल्द से जल्द पास करें। मैं तहसीन आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी मतलब टेक्निकली थोड़ी अलग लग रही है। मैं अपने नाज़रीन को आपके पॉइंट को ब्रीफ करना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला ने बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट उठाया है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनने का एक जो प्रारूप वो तैयार है, लेकिन उस पर मरकज जो है उस पर अभी अपनी फाइनल जो कहते हैं हतमी मोहर उसने नहीं लगाया। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि आपकी नीयत क्या है, क्यों आपने इसको उस पर हतमी मोहर नहीं लगाई। और जो अलग अलग रियासतों में, जो दूसरी कई रियासतों में जहां पर दूसरी पार्टियों की भी सरकारें हैं, वहां पर कानून बना है, लेकिन उस पर सदर जमहूरिया के अभी दस्तखत नहीं हुए हैं। यहां भी सवाल खड़ा होता है कि भाई जब आप कह ये रहे हैं, तो चूंकि इसी बात को दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सीनियर लीडर उन्होंने उठाया है कि मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन कथनी और करनी में अक्सर फर्क हो जाता है। कथनी मतलब जो कहा गया और जो करनी जो दिख रहा है कि हो क्या रहा है। मैं आपको यहां पे एक तस्वीर दिखा रहा हूं, मैंने शुभेंदु जी को भी सोचा कि बता दूं। आप एक तस्वीर बीच में देख रहे होंगे कि एक नेता जो है वो अपने हाथों से कुछ लोगों को माला पहना रहे हैं। ये नेता कौन है पता है आपको याद होगा, ये जयंत सिन्हा है। ये ममलकती वजीर भी है और इन्होंने ऐसे लोगों को माला पहनाया था जो झारखंड में रामगढ़ में इन लोगों पर इल्जाम था कि इन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है। ये बेल जमानत मिली थी तो इनको माला पहनाया गया था, इसलिए ऐसे सवाल उठते हैं। शुभेंदु जी से भी इसका मैं जवाब थोड़ी देर में लूंगा। मैं अब आता हूं कलीमुल हफीज साहब के पास। कलीमुल हफीज साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सवाल उठाए हैं इस पर, जैसे दूसरों ने भी उठाए, मायावती ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत साहब इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं, और जो अब दिया है बयान कल, इत्तेफाक से ये बयान उन्होंने कल गाजियाबाद में दिया, और गाजियाबाद के साथ ही नोएडा में एक मॉब लिंचिंग हुई कल। एक कजीम अहमद शेरवानी साहब को सेक्टर 37 नोएडा में कुछ लोग बदमाश
दरिंदे कार में भरकर ले गए और उनको इतना मारा और उनका मारते मारते एक पेचकस से उनकी आंखें तक फोड़ने की कोशिश की गई। और मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मतलब कार में हूँ, मैं उनसे मिलके ही आ रहा हूँ। और अब फौरन मोहन भागवत के साथ ये इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अगर तुम जहां बयान दे रहे थे उसी जगह ये मॉब लिंचिंग हो रही थी, क्या आप योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे कि इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करें? दूसरी बात, अभी हालिया में 15-20 दिन पहले एक मॉब लिंचिंग हुई आसिफ की हरियाणा में, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। जब मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग के बाद वहां महापंचायत हुई लिंचर्स के फेवर में, और उस महापंचायत को एड्रेस किया अम्मू ने, जो उनके एमएलए भी हैं और वहां के बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। और उस आदमी ने क्या बात कही, ऐलानिया कही, उसने क्या सिर्फ हम मर्डर भी नहीं कर सकते? यानी इस तरह की जो हैवानियत वो सरेआम करते हैं, उसके बाद संघ और बीजेपी खामोश रहता है। तो ये सिर्फ वो जो इनकी, जिसको बड़ा मशहूर है बीजेपी के ताल्लुक से, ये सिर्फ जुमलाबाजी है, ये मोहन भागवत का सिर्फ जुमला है। अगर मोहन भागवत सीरियस हैं तो वो इस पे न सिर्फ कानून बनाए, जो कानून ऑलरेडी राष्ट्रपति के पास है, जो ड्राफ्ट, उस बिल को पास करें। दूसरी बात ये कि जो कल वहीं हुआ है ये हादसा, तो कम से कम इस पे तो कार्रवाई करते नजर आए। इस पे तो मैं आपसे पूछता हूँ कुछ देर, मैं कल देर शाम तक की तो जो खबर थी वो ये थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या आप जिनका नाम ले रहे हैं गाजियाबाद में जिनकी लिंचिंग हुई है, जिनको बहुत बेदर्दी से मारा है पिटे, क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है? आप मिलकर आ रहे हैं अभी उनसे? नहीं हुई जी, मैं मिलकर आ रहा हूँ। अभी उन्होंने एमएलसी कराई है। वो बेचारे इतने डरे हुए हैं कि वो एफआईआर भी ऑनलाइन करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो पुलिस है, सेक्टर 37 की पुलिस चौकी, उन्होंने कोई एंटरटेन नहीं किया। ठीक है, आपके इस बात पर शुभेंदु जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनते हैं। शुभेंदु जी बोलिए। हुआ है उन्होंने, जैसे उन्होंने ये बात कही, मैंने तत्काल में आपके चैनल पे रहते हुए किसी पुलिस के सीनियर अफसर को बात करी और उससे पूछा, तो ऑलरेडी सवेरे 11:30 बजे ये इसकी कंप्लेन ले ली गई है, एमएलसी की रिपोर्ट आ गई है, और आपको शाम को 5 बजे के पहले, 5 बजने में उन्होंने मेरे को कहा था 5 बजे तक डॉक्यूमेंट आ जाएंगे हॉस्पिटल से, और आज शाम के पहले, रात से पहले ये एफआईआर करके, और आज ही रात में जिन लोगों ने ये एक्शन लिया है उनको अंदर किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि चाहे किसी धर्म की हो, जो लोग भी उल्टा बोल रहे हैं, जिन्होंने भी गलत किया, जो आपने 2 एग्जाम्पल दिए, वो गलत है। चाहे हिंदू मुसलमान के साथ कर रहा हो या मुसलमान हिंदू के साथ कर रहा हो, इस तरीके की कोई भी लिंचिंग बर्दाश्त नहीं होगी भारत में। और जो कानून की बात आप कर रहे हैं, वो कानून भी ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है और उसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। मैं आपको खाली इस चैनल के माध्यम से पूनावाला साहब, आपका जो पॉइंट था उस पर शुभेंदु ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये कानून जो है हतमी शक्ल ले लेगा, फाइनल हो चुका होगा। क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस होता है कि देश नंबर 1 उर्दू चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। ये ड्राफ्ट कानून मैंने राजीव गौबा जी को सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जब वे होम सेक्रेटरी थे। ये कानून पर पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं हुआ है, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी पे नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हो पार्लियामेंट कैसा चलता है। मैं इस शो पर अपना सर मुंडवाऊंगा अगर वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में बता दे कि ये ड्राफ्ट कानून कहाँ पर लिस्टेड है या किस पार्लियामेंट्री कमेटी में लिस्टेड है। ओपन चैलेंज टू शुभेंदु अवस्थी जी, बाल मुड़वाने को तैयार है तहसील पूनावाला, अगर आप इसे साबित कर दें कि किस लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल है। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, पूनावाला जी तो बाल की खाल निकालने में बहुत हैं, कई चैनल्स पे भी मैं इनसे, आप ही के चैनल के माध्यम से चैनल पे डिबेट पे मिला हूँ। बड़े पढ़े लिखे और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति के पास कैसे चला जाएगा? कुछ ऐसे नियम हैं जिसको पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत नहीं है, सीधा सरकार कर सकती है और राष्ट्रपति के शासन से लगा सकती है। उसकी डिटेलिंग होनी होगी तो वो बाद में होगी। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ 15 अगस्त के पहले ये जो कानून की बात कर रहे हैं, जो रूल की बात कर रहे हैं, ये कोई अलग रूल नहीं है, ये पुराने रूल में अमेंड किया जा रहा है। और इसकी जस्टिफिकेशन भी, क्योंकि आप कानूनविद हो, आप ज्यादा टेक्निकली तरीके से बता सकते हो, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं उस तरीके से उन शब्दों से नहीं बता सकता। पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो मॉब लिंचिंग का विषय है, इसके ऊपर भारत सरकार भारत की जनता के लिए बहुत जल्दी लागू करने वाली है। ठीक है, तहसीन पूनावाला। अमेंड हो रही है, यानी कि आईपीसी अमेंड हो रहा है। आईपीसी का किस प्रावधान अमेंड हो रहा है
उसका एक ड्राफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं फिर से शो पे अपना सर मंगवा दूंगा। ड्राफ्ट कॉपी ऑफिशियली आप बता दीजिए कौन सा अमेंड हो रहा है। आप जानते हो कानून पास कैसा होता है सर, आप इन्हें बताइए। और अगर नया कानून पास हो रहा है वो पहला जाता है बिजनेस एडवाइजरी हाउस, फिर वहां से क्या होता है किस हाउस किस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाएगा, वहां पे या तो होम या लॉ में डिस्कस होगा। उसके बाद जब एक सहमति बनेगी उसको हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा। आप मुझे बताइए क्या हुआ है, पिछले सेशन में कब हुआ है, इस सेशन में कब हो रहा है, और कौन सा आईपीसी का प्रावधान अमेंड हो रहा है, अमेंड होते क्या हो रहा है नया प्रावधान, आप बता दीजिए। तो फिर से अपना सर मंडूंगा या तो माफी मांगे देश से झूठ बोलने के लिए। नहीं पूनावाला जी, बिल्कुल आप वकालत में हमसे बहुत आगे हो सकते हो, जानकारी में आप टेक्निकल आर्टिकल्स के ऊपर ज्यादा तेज हो सकते हो, पर मैं जो अपनी बातों को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस तरीके के कानून को लाने के लिए तत्पर है और उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक्शन लेती है। जरूरी नहीं, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से जो लोग इस तरीके की लिंचिंग कर रहे हैं उनको बंद किया जा सकता है। एक लाइन और दूंगा, एक लास्ट लाइन और बताइए ना, एक लास्ट लाइन और। जी माननीय बोले सुप्रीम कोर्ट तैसे ने मेरे केस में कहा, एक लास्ट लाइन और, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में कहा था कि जो एग्जिस्टिंग कानून है ये इससे लिंचिंग नहीं रुक सकता, ये रिटन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कि एग्जिस्टिंग कानून के तहत हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो गया। दूसरी बात, मध्य प्रदेश जब कांग्रेस का सूबा था, राजस्थान जो अभी भी कांग्रेस सूबा है, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी था, विपक्ष के सूबों ने एंटी लिंचिंग कानून मासूका पास किया। ये कानून राष्ट्रपति के पास करीबन 1 साल से लेकर 2 साल से लेकर 1 साल तक पड़ा हुआ। आप मुझे बताएं राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन दस्तखत क्यों नहीं किया, क्यों होम मिनिस्ट्री ने एडवाइस नहीं किया इसके साथ, जबकि उन राज्यों ने इसे पास किया। कलीमुल हफीज कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका भी पॉइंट लेता हूं। कलीमुल हफीज साहब बोलिए, दिल्ली एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज। देखिए ये बीजेपी के, देखिए ये बीजेपी की कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा है। ये पूरे माहौल को गर्म रखना चाहते हैं और इस तरह के इन्हीं के गुर्गे हैं वो। अब मैं तो ये उम्मीद करूंगा, चूंकि बीजेपी के ऊपर आरएसएस है और आरएसएस के ऊपर आरएसएस के चीफ हैं, आरएसएस के चीफ की इज्जत रख लें ये लोग। और इनके जो भगवाधारी गुंडे हैं जो जगह जगह लोगों को परेशान करते हैं, और एक लिंचिंग नहीं है, अखलाक की है, पहलू की है, आसिफ की है, और अब ये कजीम की हो गई, फैसल की है। इस तरह से इनकी सीरीज है और ये बाकायदा चलाते हैं। अब यूपी एटीएस को और लोग तो सब नजर आ जाते हैं, इस तरह के गुंडे नजर नहीं आते। और ये मैंने सुबह 7 बजे ट्वीट किए 2, और ये वाकया कल सुबह 8 बजे का है, और यूपी पुलिस अभी तक नहीं जागी है, न इसने कोई एक्शन लिया है। अब अगर बता रहे हैं, और इनकी एमएलसी भी मजबूरी में ओखला में कराई गई है, ओखला गलशिफा में इनकी एमएलसी हुई है, एमएलसी भी करा के इनको दोपहर में दे दी गई है। उसके बाद भी यूपी पुलिस अभी तक हमें अभी तक जवाब नहीं दिया है उसने। तो इसलिए ये अब योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार, इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने चीफ मोहन भागवत की इज्जत रखें, कम से कम 2-4 दिन तो रख लें। चलिए इसी पॉइंट से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर शुभेंद्र वैसी मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। तहसीन मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये सब लोग कहते हैं, अभी कलीमुल हफीज ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ऊपर जो है वो आरएसएस है, और आरएसएस के हेड जो है वो मोहन भागवत है। तो जब मोहन भागवत ऐसा बयान दे रहे हैं तो हम हर बार इसे मतलब इस तरह से क्यों देखें कि वो कथनी करने में फर्क हो जाता है? यहां से हम एक पॉजिटिव नोट लेके क्यों ना चले? क्योंकि ये आरएसएस का इतिहास रहा है कि आरएसएस में का इतिहास ये था कि उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा है उनके बारे में कि इनके हाथों में खून, ये महात्मा गांधी ने कहा। गोलवलकर ने महात्मा गांधी को रोका। उसके बाद जब महात्मा गांधी शहीद हुए, जब उनका कत्ल हुआ, तब आरएसएस ने मिठाई बांटी और अब गांधी को अपनाने की कोशिश की। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे के अंदर। पटेल जी ने उनको बैन किया था, आज पटेल जी को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा मोहन भागवत जी के अगर अधिकारी जी इसका जवाब, मैं मानता हूं कि सबका डीएनए एक है, सारी एशिया में ही होता है। तो मोहन भागवत जी क्या एक दलित को 1 महीने के लिए आरएसएस का मुखिया बनाएंगे? मैं दोबारा से कहता हूँ, एक दलित को आरएसएस का मुखिया बनाएंगे, एक ओबीसी के व्यक्ति को आरएसएस का मुखिया बनाएंगे। जब यहाँ एक ओबीसी, जो कहा जाता है कि ओबीसी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वजीर आजम बने, तो शुभेंदु अवस्थी जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो पूछ रहे हैं तहसीन। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कांग्रेस में दलित बने मुखिया, मुस्लिम बने, ओबीसी बने। मैं आरएसएस संगठन में देश की बात कर रहा हूँ, आरएसएस संगठन का मुखिया या एक दलित या एक ओबीसी बनेगा। चलिए दलित और ओबीसी को छोड़ दीजिए, क्या एक महिला को बनाइए वो आरएसएस के मुखिया? कभी शुभेंदु अवस्थी जी, ये देखो
सुन तो लीजिए, आप जवाब भी सुन लीजिए साहब। तहसीन पूनावाला जी, देखिए तहसीन पूनावाला जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पैरेलल एक राष्ट्रीय सेविका समिति चलती है जो आरएसएस की वुमेन विंग है। आपको मालूम तो है नहीं, एबीसीडी भी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो हेड है वो पुरुष हो सकता है, और राष्ट्रीय सेविका समिति की जो हेड है वो महिलाएं होती हैं। दूसरी, आपको बहुत आंसू आ रहे हैं कि ये हो रहा है, मैं बुरा मानता हूं, पर आपने एक सेंटेंस भी नहीं लिखा जब वेस्ट बंगाल के अंदर हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। आप क्या कर रहे थे उस समय पे? एक स्टेटमेंट लेके कभी सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे? आज यहां मजाक बनाने के लिए, और मोहन भागवत जी को एक दलित को बना दीजिए, उसको बना दीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर ऊपर नीचे किसी को नहीं समझता है। और इसलिए तहसीन पूनावाला जी, आपको मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कम से कम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अंदर आप कम से कम ये जातिवादी समीकरण को आगे मत लाइए। इसीलिए इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या तहसीन जो पूछ रहे हैं क्या उसकी कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं, हमारे संघ में तो हम लोग सरनेम लगाते ही नहीं है। पूनावाला जी तो लगा सकते हैं अपने नाम को। तहसीन, आप जवाब से संतुष्ट हो गए? आप मुतमईन हैं जवाब से? मैं इनकी इस बात को अगर मान लूं कि ये लोग जाति में फर्क नहीं करते, तो मेरा इनसे प्रश्न है, आज तक आरएसएस का मुखिया हमेशा ब्राह्मण भाई क्यों रहा है? कभी एक दलित ओबीसी क्यों नहीं बनाए? आपको एक दलित नहीं मिला जो आरएसएस का मुखिया बने, एक ओबीसी नहीं मिला। मैं आपसे पूछ के मुखिया बनाएंगे क्या? मैं फिर से अपने पूनावाला जी, आपसे पूछ के आरएसएस का मुखिया बनाया जाएगा क्या? मैं रोज शो पे आके सॉरी। बिल्कुल नहीं, एक महीने बिल्कुल नहीं। इस तरीके की बातों को लेकर आप लोगों के बीच में मतभेद मत फैलाएं। अरे इसमें कैसा मतभेद? देने पे एक है ना। बिल्कुल, आपको मालूम नहीं है संघ को समझना हो तो संघ को पढ़ के समझ में नहीं आएगा। आपको संघ को समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। आपको आरएसएस क्या है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर आप नहीं समझ सकोगे। मुझे समझना है। आपको वेस्ट बंगाल में इतने हिंदू मारे गए, आपने कोई स्टेटमेंट लिखा क्या? एक ट्वीट भी किया क्या? इससे क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है? आपको एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए ना। आपको तो आपको नहीं, लेकिन शुभेंदु जी, अगर आप ऐसा कोई जवाब दे देते तो जो भी हमारे नाजरीन, इनमें जाहिर सी बात है हर तरह की कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको एक जवाब मिलता है कि शुभेंदु ने ये जवाब दिया है तहसीन जी के ये सवाल पर। सवाल उन्होंने किया कि क्या कोई दलित या ओबीसी आरएसएस का चीफ बन सकता है, तो क्या शुभेंदु जी इसका जवाब नहीं देंगे? जातिगत समीकरण नहीं होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अंदर। मतलब क्या वो स्पेसिफिक है, वो फिक्स है? सरनेम भी नहीं लगाते। क्या वो फिक्स है, स्पेसिफिक है? बिल्कुल, जाति है ही नहीं संघ के अंदर, सब बराबर है। तो सारे मैं कह रहा हूं, तो सारे ब्राह्मण क्यों बने? अरे साहब, ये सब आप अपने थ्योरी मत लेके आइए। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, मैं सभी धर्मों के बता रहा हूँ, मुस्लिम मत। चलिए, मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ से बहस को किसी और मोड़ पे ले जा रहे हैं। तहसीन, फिर कभी पूछ लीजिएगा शुभेंदु जी से कि क्या आरएसएस का चीफ कोई दलित या ओबीसी बन सकता है? तहसीन पूनावाला सवाल कर रहे हैं कि क्या आरएसएस का चीफ कोई दलित या ओबीसी बन सकता है, क्योंकि अब तक नहीं बना है। यह सवाल है। बहरहाल कभी फिर जवाब ले लीजिएगा, शुभेंदु शायद जवाब दे देंगे। सवाल यहां पर था, मैं फाइनल कमेंट, तहसीन क्या इसे वेलकम करें या नहीं करें? सवाल आपसे है, आर यू वेलकमिंग दिस मोहन भागवत जी का बयान? कलीमुल हफीज साहब, क्या यह वेलकम करने लायक तो है? रिएक्शन, छोटा सा जवाब, फाइनल कमेंट। जी देखिए, जो नहीं, बिल्कुल मोहन भागवत का बयान वेलकम करने लायक है अगर वो अपने बयान को अमल में ले आए। दूसरी बात कि वो मोहन भागवत ये भी कहें कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो ये भी कहें कि वो जो जी चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई। अब बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, नाज़रीन का। प्रोग्राम को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुंचता है और आप बने रहे उर्दू के साथ ताज़ा और अहम खबरों के लिए। आदाब। हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं।